हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी बाबिला क्रांति और आज मैं अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आ गई हूं एक धमाकेदार सेशन, जिसमें एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट फॉर्मूला रिवाइज करवा दूंगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला की चिंता कर रहे हैं तो ये सेशन अटेंड करने के बाद बिल्कुल टेंशन छोड़ देना है, क्योंकि पेपर में इसी से रिलेटेड सूत्र जो है आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए आएगा एग्जाम में, तो बिल्कुल रेडी रहेंगे। तो अगर आप सभी बच्चे रेडी हैं तो जल्दी से दिखा देंगे थम्स अप कमेंट सेक्शन में लिख करके, और इस वीडियो की लिंक अपनी सभी दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बुला लेंगे सभी प्यारे दोस्तों को ताकि वो भी ज्वाइन करके सेशन को अटेंड कर सके, क्योंकि भाई सब मिलकर जब पढ़ते हैं तो जोश और भी ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों भाई, यस और नो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे जो बच्चे आ गए। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं अपनी एक धमाकेदार तड़कती भड़कती शायरी के साथ, जोशीले मोटिवेशनल शायरी के साथ। तो भाई पेश है आप सभी बच्चों के लिए कुछ चंद लाइनें। मंजिलें भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले तो भी जिद्दी है, तो हौसलों को जिद्दी बनाकर रखना है और इस तरीके से रिवाइज करना है आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस। एग्जाम में ऐसा नंबर लेकर आए, क्या पता कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है। हो सकता है कि आप में से ही वो बच्चे हो जो टॉपर्स की लिस्ट में हो, टॉप 10 रैंकर्स हो, टॉप 100 रैंकर्स हो। सो भाई इस चीज के लिए बिल्कुल आप लोगों को जिद के साथ प्रिपरेशन करना है और बिल्कुल इसी जिद के साथ बिल्कुल अच्छे मार्क्स की तैयारी में बढ़ते हैं आगे हम अपने सेशन में। और हमारे सेशन में आज का हमारा पहला प्रश्न जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली मैं आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगी, क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को यहां पर सेलेक्ट करना है कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है इस फॉर्मूले के लिए। तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। तो भाई माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू तरंग दैर्घ्य लैम्डा से किस प्रकार संबंधित है। 4 ऑप्शंस है आपके सामने, जल्दी से बताना है आपको। ऑप्शन ए है म्यू जो है समानुपाती होता है लैम्डा के, म्यू व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा के, म्यू जो है वर्ग के समानुपाती होता है लैम्डा के, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्विक फटाफट आंसर, क्विक आंसर। देखो भाई आज के सेशन में हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमको फटाफट से रिवीजन करना है। बहुत बार बता चुकी हूं मैं यहाँ पर, ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोगों का अपवर्तनांक का रिलेशन, ये जो फॉर्मूला मैं आपको लोगों को हर बार बताती आई हूँ, μ2 बाई μ1 और यहाँ पर v1 बाई v2 और यहाँ पर आपका होता है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो इस सूत्र के अनुसार जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती के व्युत्क्रम रिलेशन होता है म्यू और लैम्डा के बीच में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कैसे समीकरणों से, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का एक समीकरण और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का एक समीकरण दिया है। तो आपको रिलेशन बताना है कि इन रिलेशंस में से कौन सा सूत्र सही है। बताओ भाई, ए बी सी या डी, कौन सा सूत्र सही है। इन समीकरणों की सहायता से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है सही है। बताएंगे फटाफट से आंसर बताएंगे बच्चे। हाँ भाई क्विक फटाफट आंसर, कमेंट सेक्शन में देख रही हूं मैं आंसर। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो बच्चे आंसर कर चुके हैं और बिल्कुल सी आंसर करेक्ट है। और ये आपका जो है अधिकतम आयाम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के अधिकतम आयाम के बीच का संबंध है। और यहाँ पर इस संबंध से जो है आपका जो ये रिलेशन है यहाँ पर ओमेगा बाई के, ठीक है, तो ओमेगा बाई के एक्चुअली में आपको इसको ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी भी लिख सकते हैं। और सी जो है आपका क्या होता है, यहाँ पर सी जो है आपका ये ओमेगा बाई के इक्वल होता है। ठीक है, ओमेगा बाई के इक्वल। और तो यहाँ पर जो है इसके अलावा एक रिलेशन ये भी होता है के सी बराबर ओमेगा। ठीक है, तो ये सारे रिलेशंस याद रखेंगे। वैसे इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है बिल्कुल विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित है और ये आता है आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। 1 नंबर के लिए आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है परिनालिका से संबंधित धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताना है। बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। काफी पसंदीदा और काफी फेमस सूत्र है ये, आप देख सकते हैं। फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। ऑप्शन ए 2 पाई आर म्यू नॉट, ऑप्शन बी है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ऑप्शन सी म्यू नॉट एन आई ए और ऑप्शन डी आपको 2 पाई आर म्यू नॉट ए दिया हुआ है। बताओ भाई
हाँ भाई वेरी गुड। चलो इसका आंसर तो सभी बच्चों ने बता दिया है, बहुत ही जल्दी से फटाफट आंसर कर दिया है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। परिनालिका का सूत्र होता है म्यू नॉट एन आई। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोगों को, इससे रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन परिनालिका से संबंधित पूछ सकता है। ध्यान रखना है आपको, गलती से भी नहीं करनी है, ठीक है, गलती से भी नहीं करनी है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में बल आघूर्ण कितना लगता है? तो भाई यहां पर आपको बल आघूर्ण का सूत्र बताना है विद्युत क्षेत्र के लिए, फटाफट से बताना है, आंसर करना है। 4 ऑप्शंस है आपके पास। टाउ बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई सेक थीटा, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई फटाफट आंसर करके। हाँ भाई, साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? देखो इससे रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल या डेरिवेशन मिल सकता है बल आघूर्ण से रिलेटेड। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर मान लो आपको डेरिवेशन आया और कोई ऐसा डेरिवेशन जिसका आपको पूरा डेरिवेशन नहीं पता है, तो कम से कम फाइनल सूत्र को जरूर लिख देना। कम से कम फाइनल सूत्र को जरूर लिख देना, ताकि आप लोगों को उसमें कुछ नंबर तो मिल सके, और इसको डिस्क्राइब कर देना। इस क्वेश्चन में बल आघूर्ण के लिए जो सही आंसर है, फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर बी, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा में हमेशा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के अर्थ समानांतर सामान्य हैं। कब? जब व्यंजकों के अर्थ सामान्य है, ठीक है। तो एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति जो है, इनमें से कौन है जो अनुनाद की स्थिति को बताता है? बहुत ही आसान सिंपल सा प्रश्न। ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। देखो डब्ल्यू लिखा है पर एक्चुअली में ये ओमेगा लिखना चाह रहा है। ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, या फिर ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, तो या फिर ओमेगा एल प्लस 1/c बराबर 0। तो भाई आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये आपका अनुनाद का स्थिति जब एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, एक्सएल जो है बराबर होता है ओमेगा एल के और एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा सी के। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो भाई क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, फटाफट से लिख दिया। चलो वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। एन समान फेरों वाले तथा त्रिज्या आर की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा आई स्थापित है, तो इसके केंद्र पर, कहां पर? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बताओ भाई, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? हाँ, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय क्षेत्र जब हम केंद्र पर देखते हैं तो हमारे पास आंसर होता है म्यू नॉट आई बटे 2r, और अगर n फेरों की संख्या है तो वहां पर हमको n भी लिखना होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर, किसके किसके बीच? धारा और विभवांतर के बीच में अगर क्या है? कलांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक क्या होगा? शक्ति गुणांक का सूत्र आपको बताना है। अगर कलांतर थीटा है तो भाई शक्ति गुणांक का सूत्र होता है कॉस थीटा। आप लोग शक्ति का सूत्र लिखते होंगे, वहां पर आपको शक्ति गुणांक भी मिलता है, VRMS IRMS कॉस थीटा शक्ति का सूत्र, जिसमें से कॉस थीटा क्या है? शक्ति गुणांक। अगला प्रश्न है, एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या सही है? तो भाई एलसीआर परिपथ की बात कही जा रही है, धारा का महत्तम मान कब मिलेगा? अभी अभी हम लोगों ने इसके रिलेटेड एक प्रश्न किया था, धारा का महत्तम मान मिलेगा अनुनाद की स्थिति में। तो बच्चों ने आंसर कर दिया है कमेंट सेक्शन में, मैं देख पा रही हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे आ जाएगा? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। अगला प्रश्न, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक बताओ भाई। एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक आपको बताना है, क्विक आंसर करेंगे फटाफट। RZ/R, R/Z या RZ। तो बेटा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका R/Z। ठीक है, क्या है? R/Z। अगला प्रश्न, म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण आपको बताना है। म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, तो डेल्टा m की वैल्यू आपको बतानी है, न्यूनतम विचलन कोण। क्विक आंसर बताओ, 1 माइनस म्यू ए, म्यू माइनस 1a, या फिर म्यू प्लस 1a, या 1 प्लस म्यू ए स्क्वायर। तो भाई इस प्रश्न का सही उत्तर दे दिया है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में, मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल सही बताया है बच्चों ने, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो भाई वेरी गुड नाइस।
क्या बात है भाई, मजा आ रहा है। वैसे आप लोग एग्जाम के पहले बहुत ही अच्छे से आंसर कर रहे हो, फटाफट आंसर कर रहे हो, और मैं भी थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हुए चलूंगी क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में घुस सके। ठीक है, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है, आराम से काम होके पढ़ना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, कुछ किसी और चीज पर ध्यान देना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। चलो भाई, तो हम भी फोकस करते हैं, अपनी पढ़ाई पर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में, और स्पीड मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, एग्री करते हैं सभी बच्चे? ओके है, चलो वेरी गुड, बढ़िया, मजा आ गया। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य आपको बताना है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य, 4 ऑप्शन है। इसके पहले हम लोगों ने बल आघूर्ण का सूत्र देखा था, पीई साइन थीटा। यहां पर हमसे कार्य पूछा जा रहा है, तो देखो भाई, बल आघूर्ण और कार्य दोनों ही पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, बल आघूर्ण और कार्य दोनों का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और दोनों का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। रिपीट पूछा जाने वाला प्रश्न, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी की सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता। भाई देखो, 4 आपके पास है, 2 सूक्ष्मदर्शी, 2 दूरदर्शी, एक सरल और एक क्या है, एक सरल है। ठीक है, और एक खगोलीय दूरदर्शी है, एक परिवर्तित दूरदर्शी है ना। तो इस तरीके से आप 4 पढ़ते हो, है ना। तो आपको चारों के केस में आवर्धन क्षमता का सूत्र याद होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 + d/f सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले 2 तरंगों के बीच पथांतर का मान क्या नहीं होता है। ध्यान रखना, देखो मैं आप लोगों को काफी दिनों से प्रैक्टिस करा रही हूं कि क्या नहीं होता है, जब पूछेगा तो ध्यान रखना है। तो भाई n लैम्डा भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये पॉसिबल नहीं होता, पथांतर का मान डी ऑप्शन जो है पॉसिबल नहीं होता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य। विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि जब हम लोगों ने पीई साइन थीटा निकाला, ठीक है, तो थीटा का मान वो होना चाहिए जिसके लिए आपको पीई मिले, मतलब महत्तम कार्य। देखो 0 हो जाएगा तो न्यूनतम कार्य हो जाएगा। महत्तम कार्य कब होगा, महत्तम कार्य कब होगा, जब थीटा का मान आपका कैसा रहेगा, थीटा का मान जब आपका 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 1। तो साइन 90 डिग्री के लिए आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा कार्य पूछा है भाई, कार्य पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, हम बल आघूर्ण देख रहे थे, कोई बात नहीं, यह गलती आपसे भी एग्जाम में हो सकती है और अच्छी बात है कि ये चीज यहां पर हमने फेस किया। ठीक है, तो महत्तम कार्य, तो अभी अभी कार्य के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, कार्य के लिए अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, अभी देखा हमने फॉर्मूला, ये देखो, ये अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, PE 1 - cos थीटा। ठीक है, तो cos जो है 90 डिग्री के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। आपका ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो अधिकतम कार्य है वो क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम कार्य हम पहुंचते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसके लिए। चलो भाई अगला प्रश्न, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर किसके बराबर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 2n+1 λ/2। ठीक है, देखो इसके पहले हम लोगों ने समपोषी व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था जहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो किसके लिए होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो समपोषी व्यतिकरण अलग चीज है, विनाशी व्यतिकरण अलग चीज है। जब हम विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का सूत्र पढ़ते हैं, जो वहां पर नहीं हो रहा था वो यहां पर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है यदि प्रकाश का वेग क्या है, c है। यदि प्रकाश का वेग c है तो संवेग क्या होगा। देखो भाई, प्रकाश का वेग अगर c है तो संवेग क्या होगा, संवेग बराबर क्या होता है, mv होता है। वैसे देखा जाए तो लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p, है ना, क्या होता है, h/p। तो यहां से आप इस तरीके से रिलेशन अगर देखेंगे, ठीक है, रिलेशन अगर देखेंगे तो आपका जो है यहां पर हम यहां पर क्या करते हैं, संवेग को इधर ले जाते हैं और यहां पर लैम्डा को नीचे की तरफ ले आते हैं। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, c बराबर वेग बराबर, सॉरी आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर संवेग बटे तरंग दैर्ध्य। क्या होता है, आवृत्ति बराबर वेग बटे तरंग दैर्ध्य। यहां से लिखेंगे हम तरंग दैर्ध्य बराबर, ये हो जाएगा c/ν। क्या हो जाएगा, c/ν, और यहां पर रख देंगे वैल्यू को,
ये क्या हो जाएगा H बाई सी बाई न्यू, न्यू ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा H न्यू बाई सी। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका C, H न्यू बाई सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और ये प्रश्न जो है काफी बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस प्रश्न पर ध्यान देना है। आंसर नंबर सी करेक्ट, आंसर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र E और विभव के बीच का संबंध। ये काफी जाना माना फॉर्मूला और इस पर तो मैं देख सकती हूँ आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बिना देर किए बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई वाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बिल्कुल। और बढ़ते हैं, यहाँ पर विभव प्रवणता की बात हो रही है, बिल्कुल ऋणात्मक है, ये विपरीत दिशा में है और बिल्कुल सूत्र आएगा आपका आंसर ए। अगला प्रश्न, सामान्य संकेतों में व्यक्त निम्नलिखित संबंधों में कौन डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा का गलत सूत्र है। अब इनमें से आपको बताना है कि लैम्डा का गलत सूत्र कौन सा है। तो देखो भाई, लैम्डा के लिए जब हम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पढ़ते हैं तो H बाई पी है ना, H बाई एम वी, और इस तरीके से फिर आगे जो है हम P के जगह में जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी लिखते हैं इसको, इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको, राइट। काइनेटिक एनर्जी K या E लिख सकते हो आप, ठीक है, E लिख सकते हैं। और इसके अलावा एनर्जी का सूत्र गैस के लिए जो है, एनर्जी का सूत्र हम 3kT बाई 2 भी पढ़ते हैं। तो E की जगह अगर हम रखेंगे तो हम देख पा रहे हैं A, B और C तीनों ही पॉसिबल है। अब हमसे जो है गलत सूत्र पूछा गया है, तो यहां पर जो D हम देख पा रहे हैं ये जो है लैम्डा का गलत सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाँ भाई, गलत सूत्र कौन सा है बताओ कमेंट सेक्शन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से देखो, बेसिक क्लियर रहेगा। मैं हमेशा शुरू से बोलते आ रही हूँ, बेसिक क्लियर रहेगा तो कहीं नहीं फंसोगे। अगर फंसोगे तो भी वहां पर आपको पकड़ में आ जाएगा कि कहां फंस रहे हो, क्यों फंस रहे हो, करेक्ट कर पाओगे। अगला प्रश्न, विभवांतर V से त्वरित आवेश कण जिसका सामान्य द्रव्यमान m एवं आवेश q है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होगा। ठीक है, विभवांतर V से त्वरित आवेश कण जिसका द्रव्यमान m और आवेश q है, उसके लिए आपको डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बताना है। तो अभी अभी हम लोगों ने डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का देखा था, क्या देखा था, वर्गमूल 2m देखा था। देखो E काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र है वो इस तरीके से QV के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में पढ़ते हैं, कब, जब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में एनर्जी को पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश ही है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह हम Q भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, H वर्गमूल 2mQV। ठीक है, तो यहां से आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई, तो यहां पर कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है शायद, राइट। ओह भाई, कोई बात नहीं, यहां पर जो है ऑप्शन में कहीं पर मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आपको मैंने करेक्ट फॉर्मूला लिखकर बता दिया है। यहां पर जो है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होगा वो होगा लैम्डा बराबर H वर्गमूल 2mQV। ठीक है, ये होगा आपका फॉर्मूला। तो डी ऑप्शन मान लो, कोई बात नहीं, इसमें आप लोगों को छूट है ना, क्योंकि एक ऑप्शन ही गायब हो गया था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, राइट। चलो अगला प्रश्न, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा है। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या है, तो फोटोनों की ऊर्जा का सूत्र आपको बताना है। बताओ भाई, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, तो H न्यू होती है। क्या होती है, H न्यू होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा। तो अब भी आपको फोटोन की ऊर्जा ही बतानी है, लेकिन इससे पहले आवृत्ति के फॉर्म में बताया था। अब आपको बताना है किसके रूप में, तो लैम्डा के रूप में। ठीक है, तो जब हम इनके बीच का रिलेशन देखते हैं तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, C बाई लैम्डा। तो यहां से क्या हो जाएगा आंसर आपका HC बाई लैम्डा। सेकेंड नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, फोटोन की ऊर्जा लैम्डा तरंग दैर्ध्य के रूप में। अगला प्रश्न, फोटोन का संवेग क्या होता है। भाई संवेग के बारे में बताना है, वो भी फोटोन के संवेग के बारे में बताना है। तो इसके पहले आई थिंक मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप निकालोगे, राइट। हाँ भाई, समझा तो दिया है, पर कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन आंसर आपको बताना है फटाफट। सी आंसर, बेटा सी आंसर करेक्ट होगा, H न्यू बाई सी। अभी अभी मैंने आप लोगों को निकाल कर बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस तरीके से जब रिपीट होते हैं कई बार, है ना, साल में आपके लिए जो हम छांट कर लेकर के आते हैं, वही क्वेश्चन आपको 2020 में पूछ लिया, वही क्वेश्चन 2022 में पूछ लिया, तो वो क्वेश्चन आपको रिपीट यहाँ पर भी मिलते हैं। ठीक है, सो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम जो क्वेश्चन क्लास में करा रहे हैं उनको जरूर करना है, क्योंकि डेफिनेटली आप लिख के ले लो, आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो आपको यहाँ पर जो अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में जरूर आएगा।
और जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको यहां पर याद करवा रही हूं, और ये फॉर्मूला हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को काम आए, डेरिवेशंस में आप लोगों को काम आए। सिंपल तरीके से अगर हम फॉर्मूला रटने बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा, राइट। सिंपल तरीके से फॉर्मूला रटने के बजाय ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। क्यों भाई, यस और नो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ यस और नो। आप लोगों को यहां पर ऑब्जेक्टिव रूप में करने में मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ ना, चलो बढ़िया। तो ये फॉर्मूला केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव आने हैं, लेकिन आपको जो है 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में, न्यूमेरिकल रूप में, डेरिवेशन में। तो फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सबकी यही परेशानी कि मैम इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे याद करें। तो भाई याद कर लोगे, मैं करवा रही हूँ बिल्कुल, इस एक वीडियो में सारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग आपको बता रहा है। न्यूनतम कोणीय संवेग, तो भाई न्यूनतम कोणीय संवेग होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर इससे ज्यादा होगा तो n का गुणज होगा। क्या होगा? n संख्या 1 2 3 के गुणज के रूप में होगा h/2π के। अगला प्रश्न, डेल m नाभिक का द्रव्यमान ह्रास है, m नाभिक का द्रव्यमान है, a परमाणु द्रव्यमान है, तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको बताना है। देखो पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको 1 नंबर का 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, तो इसलिए आपको इसका सूत्र बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर द्रव्यमान आपको 0.00012 3 4 ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो वहां पे कैलकुलेशन का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो भाई इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में। हाँ भाई, हाँ क्या होगा आंसर? ए होगा। वेरी गुड, आंसर होगा ए, डेल m/a पैकिंग फ्रैक्शन का सूत्र होगा। अगला प्रश्न, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान। तो भाई देखो आवेशित चालक की बात हो रही है, देखो गोले की बात होगी या आवेशित चालक की बात होगी। ये समतल चादर की बात कर रहा है आपका गॉस के अनुप्रयोग का सेकंड अनुप्रयोग, ठीक है। पास में पूछ रहा है, उस चादर में नहीं, तो पास में जो मान होता है वो होता है σ/ε0। ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट होगा। अब अगला सूत्र, विद्युत धारिता का सूत्र आपको पूछा जा रहा है। क्या होता है भाई? ये तो बहुत ही आसान सा है, पर फिर भी याद रखना है, C = Q/V सूत्र होता है विद्युत धारिता का। ए आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले हम क्या कर रहे हैं? समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, फिर हम उनको क्या कर रहे हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो तुल्य धारिताओं का अनुपात आपको बताना है। तो भाई अगर हम पहले समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, जब संधारित्र की बात करते हैं तो समानांतर और श्रेणी क्रम के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं वहां पर हम 1/c n संख्या तक जो है अगर रखें, तो वहां पर हमको जो है ये पहले से डेरिवेशन हमको याद रखना है कि वहां पर धारिताओं का अनुपात आता है n का वर्ग, सॉरी यहाँ पर धारिताओं का अनुपात आता है n का वर्ग आता है। प्लीज आंसर करेक्ट कर लो, सी आंसर करेक्ट है, ठीक है। n का वर्ग आता है, ठीक है। क्या आता है? n का वर्ग आता है। चलो अगला प्रश्न, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक, देखो मैंने कहा कि यहाँ पर या तो आवेशित चालक बोलेगा या तो खोखला गोलाकार चालक बोलेगा। तो गोलाकार चालक अगर बोलेगा तो ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, मतलब कि यहाँ पर आपको गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, जिसके अंतर्गत हम और 3 अनुप्रयोग पढ़ते हैं, भीतर, बाहर और सरफेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पूछा जा रहा है? भीतर में पूछा जा रहा है। तो बंद पृष्ठ के अंदर क्या होता है? फ्लक्स तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है बंद पृष्ठ के अंदर 0 होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं आगे। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र आपको यहाँ पर सदिश रूप में बताना है। इसके पहले हम लोगों ने जो है क्या बोलना चाहिए कि अदिश रूप में लिखा था, यहाँ पर आपको सदिश रूप में बताना है। बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड, नाइस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई अगला प्रश्न, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता, देखो भाई इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता हम किसको बोलते हैं? एप्सिलॉन आर, ठीक है। किसको बोलते हैं? एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिलेटिव परमिबिलिटी के बारे में आपको बताना है, एप्सिलॉन आर के बारे में आपको बताना है। ये क्या होता है आपका? जल्दी से बताओ। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको मिल सकते हैं, या फिर आपको ये सूत्र जो है किसी ना किसी डेरिवेशन में यूज होगा जरूर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर इस एप्सिलॉन के सूत्र में, और याद रखना है आपको, ठीक है। आपके स्थिर विद्युत वाले चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। विद्युत क्षेत्र में अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, बहुत ही सरल प्रश्न, लेकिन पूछता है भाई एग्जाम में। इतना सरल प्रश्न भी पूछता है, पर मेरे ख्याल से तो नहीं पूछना चाहिए इतना सरल प्रश्न, है कि नहीं। पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपको इतनी तो राहत मिल जाती है कि ऐसे सरल प्रश्न भी आ जाते हैं जिसको आप आंख मूंद के लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा सूत्र सही है बताना है आपको। बताओ भाई कौन सा सूत्र सही है, काफी फेमस और काफी ज्यादा यूज में आने वाला सूत्र। बताओ भाई ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, ना तो ये सही है। ठीक है, क्या होता है सूत्र, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान आपको बताना है। किसका मान बताना है, विद्युत विभव का मान। विभव का मान क्या होगा बताओ भाई जल्दी से। तो ये आपका सूत्र काफी आसान सा सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, Q बाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हर जगह रहेगा, यहां पर विभव के लिए क्या आ जाएगा, Q बाई आर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता। देखो गोले की विद्युत धारिता किस पर निर्भर करती है, त्रिज्या पर। तो यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या आर दी गई है, पृथ्वी भी गोला है, इसकी विद्युत धारिता, और ये भी काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, वो 27 बूंदों वाले, 1000 बूंदों वाले और 64 बूंदों वाले, जो न्यूमेरिकल मैं आपको बार बार करवा चुकी हूं, आपको जरूर याद होगा। वहां पर ये सूत्र आप इस्तेमाल करते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, विद्युत विभव बराबर है किसके। तो विद्युत विभव का सूत्र पूछ रहा है, क्या होता है, W/Q। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है। तो भाई आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, आवेशित चालक की संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या आपको पूछता है, तो वहां पर आंसर आ जाएगा 1/2 CV का वर्ग। C धारिता है चालक की, ठीक है, और V विभव है। अगला प्रश्न, तो भाई अगला प्रश्न है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। बताओ भाई, द्विध्रुव के लिए पूछ रहा है। देखो सामान्य परिस्थिति में और द्विध्रुव के कंडीशन में अंतर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगी, अभी आपकी बारी है आंसर बताने की। किसके समानुपाती होता है विद्युत विभव, विभव किसके समानुपाती होता है बताना है आपको r दूरी के लिए। बताओ भाई आंसर। तो भाई विभव जो है 1/r के वर्ग के समानुपाती होता है, जबकि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें द्विध्रुव के लिए, तो वो 1/r³ के समानुपाती होगा। क्या, जब हम बात करेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और जबकि सामान्य परिस्थिति में यही जो है वहां पर विभव केवल 1/r के समानुपाती है, और सामान्य परिस्थिति में क्षेत्र की तीव्रता 1/r के वर्ग के समानुपाती है। तो ये अंतर है जिसको आपको लिख के रखना है, ध्यान रखना है बिल्कुल। अभी हम बस फॉर्मूलाज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, एक ही वीडियो में कंप्लीट रिविजन कर रहे हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं आगे। आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक लेकर जाने में किया गया कार्य। ठीक है, एक गोलाकार चालक को क्या दिया गया है, Q आवेश दिया गया है, केंद्र से सतह तक लेकर जाने के लिए किया गया कार्य आपको बताना है। और इस कार्य का सूत्र होगा क्या, शून्य। क्यों होगा शून्य, क्यों होगा शून्य, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक समान विभव होता है, एक समान विभव होता है। सम विभव पृष्ठ के लिए, सम विभव पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर क्या करोगे, किसी आवेश को लेकर के जाओगे, तो वहां पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि गोलाकार चालक में समान रूप से वितरित होता है, विभव समान रूप से वितरित होता है, क्योंकि आवेश भी समान रूप से वितरित होता है। हाँ भाई,
चले आगे, बढ़े आगे। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ना है हमें। और बिल्कुल आप लोगों को भी कहना चाहूंगी, अभी सीजन काफी खराब चल रहा है हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो कभी कभी हम भी थोड़ा इस वजह से परेशान होते हैं, जबकि हम ख्याल रखते हैं। आपको भी कहना चाहूंगी कि आपको भी अपना हेल्थ का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हमको बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो अगर हेल्थ है तो एग्जाम है, तो अगर आप अच्छा हेल्थ रखोगे तभी एग्जाम दिला पाओगे। सो इस वजह से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं घबराना, आराम से अच्छे से जो है हेल्थ का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करना, और अच्छा जाएगा एग्जाम। कल क्या होगा कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। और इसी जोश के साथ आप लोगों का जो है जोश बढ़ाने के लिए कुछ चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगी भाई, पेश है, जरूर जो है यहाँ पर गौर फरमाएंगे, कमेंट सेक्शन में थम्स अप लिखकर बताएंगे। चलो भाई, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलो भाई, तो पूरा आसमान अभी बाकी नहीं है, काफी सारी मंजिलें आपको प्राप्त करनी है, तो पूरा आसमान आपको छूना है, तो उसके लिए पढ़ाई भी करनी होगी और आराम से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। तो भाई विद्युत वाहक बल का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जब हम मान देखते हैं तो ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रश्न BLV, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। सूत्र को याद रखेंगे, BLV विद्युत वाहक बल का मान होता है छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल मान। और अगला प्रश्न है, LR परिपथ की शक्ति गुणांक का मान आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो शक्ति गुणांक का मान वैसे R/Z होता है, लेकिन जब हम LR परिपथ की बात करते हैं तो Z बराबर क्या होता है, वर्गमूल R का वर्ग और ओमेगा का वर्ग L का वर्ग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का कौन सा फॉर्मूला सही है, और ये तो हमने काफी बार कर चुका है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, देखकर आंसर कर सकते हैं, है ना। H/, संवेग, संवेग का सूत्र है। अगला प्रश्न है, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z है तथा द्रव्यमान संख्या क्या है, A है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या आपको बतानी है। बताओ भाई क्या होगा, परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी से। तो भाई इसका आंसर होगा, परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तब जाकर के आप क्या निकाल पाएंगे, न्यूट्रॉन्स की संख्या। और यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इतने से छोटे से सूत्र में तो कंफ्यूजन होना भाई लाजमी नहीं है, भाई नहीं होना चाहिए। तो भाई आप 12th के स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, गलती छोटी सी भी नहीं करनी है। आपको 96 पर नंबर, मतलब 95 प्लस आपको लेकर आना है, 96, 97 नंबर आ जाने चाहिए आप लोगों के टोटल मार्क्स, और मुझे जरूर बताओगे आप, ठीक है, जब भी रिजल्ट आएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न, किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत तीव्रता का मान, फिर से नजदीक में पूछ रहा है, विद्युत तीव्रता का मान पूछ रहा है, आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स के पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, देखो शब्दों को बदल बदल के चीज वही पूछ रहा है, क्या होता है भीतर, अच्छा शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का, अच्छा हाँ, एक यहाँ पर आंसर जो है आपको ध्यान रखना है, 1/ε0 गुना होता है। भाई यहाँ पर क्या होता है, 1/ε0, क्योंकि यहाँ पर हमको फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है, प्लीज इसको करेक्ट कर देंगे। फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है तो ये हो गया Q/ε0। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, पर फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी अल्प क्षेत्र DA, ठीक है, कोई छोटा सा क्षेत्र है, DA क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अभिलंब है, तो मान लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ऐसे कर दी, और यहाँ पर जो है अभिलंबवत, एक दूसरे के अभिलंबवत रखा है, बिल्कुल जैसे कि मान लो कि मेरा ये हाथ है, ये क्षेत्र है, और ये पेन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रखा हुआ है तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स बताना है आपको। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, EDA cos थीटा,
और यहां पर हमको क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल सदिश निकालना होता है। सतह के अभिलंबवत क्षेत्रफल सदिश निकलता है, ये क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश। और ये जो थीटा कोण है वो क्षेत्रफल सदिश और यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण, यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच का कोण कितना आ रहा है 0 डिग्री। तो कॉस ये क्या हो जाएगा कॉस 0, क्या हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। और ईडीए, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, अगर ईडीए ई डॉट लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है डॉट लिखा है, सो इस वजह से ये आंसर रॉन्ग है। अगर सॉरी भाई, अगर सिंपली ईडीए लिखा होता तो सही होता। ठीक है, कॉस 0 की जगह 1 हो जाएगा, पर यहाँ पर ई डॉट डी ए लिखा हुआ है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट को प्रदर्शित कर रहा है। तो अदिश रूप में कभी डॉट प्रोडक्ट को आप लिख ही नहीं सकते, फिर यहाँ पर तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ही गलत है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको तीव्रता का सूत्र बताना है क्यू आवेश के लिए आर दूरी पर। एक बिंदु आवेश Q के लिए r दूरी पर आपको सिंपली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताना है, जो कि आंसर बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, आंसर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल का सूत्र बताना है, और ये आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। आकर्षण बल का सूत्र संधारित्र के प्लेट के बीच आपको कंफ्यूज कर सकता है, और यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल काफी कम बार आप कम पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो भाई इस तब फिर भी याद रखना है सूत्र। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने जो है ज्यादा उस गौर करके ना पढ़ा हो, तो ऐसे प्रश्नों को जब आप देखोगे, जब प्रश्न पत्र आप पढ़ोगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करके चले, पर जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो वो हर तरह के बच्चे को ध्यान में रखते हुए करता है, टॉपर्स बच्चे को भी, एवरेज बच्चे को भी और गधे बच्चे को भी, है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक, चलो अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी की सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र। सिंपल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की संयोजन क्षमता के लिए आपका यहाँ पर आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछा, आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान। भाई देखो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर किसके लिए पूछ रहा है, आपका जो गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग है। ठीक है, यहाँ पर ये उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है आवेशित बेलन के नजदीक। तो हम एक वहां पर गॉसियन सरफेस लेते हैं, एक क्या बोलना चाहिए, सीधे तार के लिए इस तरीके से। काफी महत्वपूर्ण सूत्र, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है भाई, तो इसलिए इस सूत्र में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इस सूत्र में काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है 4 पाई और 4 पाई में, सॉरी 4 पाई और 2 पाई में कंफ्यूजन हो जाता है। देखो मैंने एक ही चीज 2 बार बोल दिया, कोई बात नहीं, 4 पाई और 2 पाई में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, अगला प्रश्न, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए तरंगों के बीच पथांतर का मान क्या नहीं होता है। देखो, संपोषी व्यतिकरण के लिए कौन सा मान नहीं होता है पथांतर का, तो भाई ये जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ये किसके लिए होता है, तो ये होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, बाकी 3 किसके लिए होते हैं, तो बाकी 3 जो है संपोषी व्यतिकरण के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा मान नहीं होता है पूछा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण कब, जब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोगों ने बल आघूर्ण का सूत्र क्या पढ़ा है, पी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध आपको R1 R2 दिया हुआ है। अगर इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो आपको विद्युत वाहक बल का मान बताना है। विद्युत वाहक बल का मान बताना है, तो भाई यहाँ पर आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। तो हमको यहाँ पर श्रेणी क्रम के लिए पूछा है, लेकिन अगर समानांतर क्रम में पूछते, क्या पूछते, अगर हम समानांतर क्रम में पूछते तो समानांतर क्रम के लिए क्या हो जाता, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। ठीक है, सूत्र याद रखेंगे।
काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रखेंगे। और हम थोड़ा स्पीड से बिल्कुल इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अब बातचीत करने का इतना समय नहीं है। मैं बिल्कुल बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेशन दे रही हूं और देती रहूंगी आगे भी, तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल फोकस बना के रखना है और क्वेश्चंस में आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध PQRS अगर है तो संतुलन की स्थिति में कौन सा सूत्र सही होगा? संतुलन की स्थिति में कौन सा सूत्र होगा भाई व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलन की स्थिति में, है ना। और यहां पर P/Q बराबर R/S, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, PS बराबर RQ। तो ये एक स्टैंडर्ड रूप में जब हम लोगों ने PQRS जो हमने पढ़ा है उसके लिए है। PQRS की जगह कुछ और भी ABCD भी हो सकता है ना। तो ये हमने जो स्टैंडर्ड पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है? धारा घनत्व का सूत्र आपको बताना है भाई। धारा घनत्व का सूत्र देखो, इसके रिलेटेड आपको 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न, हर तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जिसकी प्रैक्टिस हम करेंगे बिल्कुल। जो आने वाले हमारे सेशंस है जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगी, बिल्कुल पूरी एग्जाम की तैयारी, ठीक है। तो ये सूत्र तो काफी आसान है, ये हो जाएगा क्या, I/A। क्या हो जाएगा? I/A धारा घनत्व का सूत्र। अगला प्रश्न, 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल ε0(1) और ε0(2) है, अब इनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो भाई हमने तो पहले ही डिस्कस कर लिया है, सिंपल है, हम देख के आंसर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहां पर आपको जो है तार का प्रतिरोध R, तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और विशिष्ट प्रतिरोध आपको दिया गया है रो। तो यहां पर आपको सही सूत्र बताना है, काफी सिंपल है। अब फिर भी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे हैं। नो डाउट हम सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः m0 और m ही है। किसकी किसकी? अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। 2 लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों लेंस की आवर्धन क्षमता आपको दी गई है। आपको जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बतानी है। क्या होगा भाई? तो क्या करेंगे, सिंपली अगर हम लोगों को दोनों लेंस की आवर्धन क्षमता पता है तो दोनों लेंस की आवर्धन क्षमता को आपस में गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता गुणा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। अगला प्रश्न, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E तथा इलेक्ट्रॉनों की शिथिलता काल T हो तो यहां पर अनुगमन वेग का फॉर्मूला आपको बताना है। और ये अनुगमन वेग का फॉर्मूला काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या होगा? VD बराबर E, यहां पर ये आपका क्या है, T या टाउ जो भी आप लिख सकते हैं, शिथिलता काल या श्रांति काल जिसको हम बोलते हैं, बटे क्या होगा? M। ठीक है। सो ये सूत्र से रिलेटेड आपको डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला हमको बिल्कुल याद रखना है। अगला फॉर्मूला ये भी आपका जो है अनुगमन वेग से संबंधित है, जो आपको धारा और अनुगमन वेग के बीच का रिलेशन देता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा करेक्ट, आंसर नंबर ए। ठीक है। इसको आप VD बराबर I बटे NEA के रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि इस रूप में भी डेरिवेशन पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है, या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, या फिर 1 नंबर का सवाल भी पूछ सकता है कि अनुगमन वेग का जो है धारा के रूप में सूत्र लिखिए। इस तरीके से सूत्र क्वेश्चन आ जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग VD हो तो संचालकता क्या होगी? भाई संचालकता यानी कि चलायमानता, गतिशीलता की बात हो रही है। ठीक है। क्या होगी? जिसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान होता है VD/E। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखेंगे। VD/E होगी गतिशीलता। अगला प्रश्न, G प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट S के समानांतर अगर जोड़ दिया गया है तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली कमी आपको बतानी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, G का वर्ग बटे S प्लस G। G यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, S जो है वो शंट का प्रतिरोध है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, 1 वोल्टमीटर का प्रतिरोध G,
ओम है तथा परास V वोल्ट है। इसकी परास को बढ़ाकर NV करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध क्या होगा? बताओ भाई, परास को बढ़ाकर अगर हमको NV करना है तो श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध आपको बताना है, और ये प्रतिरोध होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, N-1 इंटू जी। अब ये देखो, ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो कुछ चीजें आपको जो है अब लास्ट मोमेंट पे थोड़ा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, सिंपल सी भाषा में अगर कहूं तो, ठीक है। तो एट द एंड आपको कुछ चीजें जो है कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। चलो अगला प्रश्न है। हाँ भाई, तो अगला प्रश्न है धारा का वाटहीन घटक। ठीक है, तो वाटहीन घटक मतलब ऐसा घटक जो आपका नॉर्मली जो है धारा इस्तेमाल में नहीं आता, वो क्या है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि ये आपका यूजफुल वाला घटक है, कॉस अल्फा। ठीक है, और जो आई साइन अल्फा है ये आपका जो है आपका जहां इस्तेमाल नहीं होता वो वाला घटक है, जो धारा का जो पार्ट इस्तेमाल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इससे भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकता है 1 नंबर का। अगला प्रश्न आपका विभव मापी से संबंधित आपका फॉर्मूला है। यहां पर आपको सही रिलेशन बताना है L1 L2 और E1 E2 के बीच में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहां पर आपका जो सही रिलेशन होता है वो आपका E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन भी आता है। कहीं पर अगर फंस जाते हो तो डेफिनेटली एटलीस्ट आप जो है उसका फाइनल जो सूत्र होता है वो आप जरूर लिख देना। ठीक है, वो आप जरूर लिख देना। अगला प्रश्न, दूरी r पृथक 2 पतले लंबे समानांतर तारों में प्रत्येक में I धारा प्रवाहित की जाती है। प्रति इकाई लंबाई के परिमाण के बल दूसरे के कारण एक तार के द्वारा अनुभव करते हैं, इसका मान क्या होगा? देखो सिंपल भाषा में बात करूं तो 2 समानांतर तार के कारण जो बल का यहाँ पर सूत्र होता है, जहां पर जो है यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है और लंबाई जो है एकांक लंबाई L का मान जो है 1 ले लिया गया है, और उसके लिए यहाँ पर जो है दोनों ही तार में I धारा प्रवाहित हो रही है और बल का सूत्र आपको बताना है। भाई देखो काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। वैसे सिंपली इसका डेरिवेशन भी आता है, ठीक है, F/L बराबर आपका ये म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई आर, ये सूत्र आप सिंपल पढ़ते हो। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन भी आता है। इसको दूसरे तरीके से पूछ दिया यहाँ पर, ठीक है, तो दूसरे तरीके से भी पूछेगा तो आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, सीधे धारावाही तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होगा? तो भाई एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा है, क्या होगा? रेखीय समाकलन म्यू नॉट I होगा। चलो लॉरेंज बल का सूत्र आपको बताना है, तो यहां पर लॉरेंज बल का सूत्र आपको चुंबकीय क्षेत्र के लिए पूछा गया है। ऑप्शन से हम पता कर पा रहे हैं और यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉरेंज बल का सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर लॉरेंज बल से रिलेटेड 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल पूछता है। इसी तरीके से लॉरेंज बल के साथ साथ लेंज का नियम दोनों प्रोनाउंस करने में लगभग जो है एक जैसे रखते हैं, L फॉर लॉरेंज, L फॉर लेंज। ठीक है, सो प्लीज इसको जहां ध्यान में रखना है, इसके रिलेटेड परिभाषा भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? अब ये आपका जो है बायो-सैवर्ट के नियम के पहले अनुप्रयोग का यहाँ पर सूत्र पूछा जा रहा है, और इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर भी लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख सकते हो 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, 4 पाई आर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलो भाई काफी देर हो गया है, थोड़ा सा मोटिवेशन तो जरूरी है। हाँ भाई, तो देखो अभी तक के फॉर्मूलाज आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, रिवाइज हो पा रहे कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी से सारे मेरे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और सब है कि नहीं क्लास में? हाँ, क्या चल रहा है? सब लोग हो ना क्लास में? चलो भाई देखो, आप लोगों को मैं पूरा रिवीजन करा रही हूँ बिना किसी टेंशन के। आप लोगों को बस रिवाइज करते जाना है, ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। बट हाँ, मोटिवेशन आप लोगों को जरूर मिलते रहेगा, क्योंकि एट द एंड एग्जाम के मोमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोटिवेशन, क्योंकि पढ़ा तो आपने साल भर से है। चलो भाई, तो इस मोटिवेशन की श्रेणी में आपके लिए कुछ चंद पंक्तियां मैं पेश करती हूं।
हाँ भाई, तो कुछ चंद पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। तो भाई जिंदा लाश बनकर नहीं रहना है, बिल्कुल हौसला रखना है, लहरों के खिलाफ तैरने की, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की। हम भी आगे बढ़ेंगे उसी जोश और उसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत अच्छा करेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमारा काम है अच्छे से पढ़ाई करना, आंसर जो है आपका जो रिजल्ट बहुत अच्छा जरूर आएगा। और अगले प्रश्न की तरफ इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। सामान्य संकेतों में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता का मान आपको बताना है। गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता का मान बताना है। 4 ऑप्शंस है और फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर जरूर डेफिनेटली। हाँ भाई, तो डेफिनेटली आपको याद रखना है, बिल्कुल एक सेकेंड का समय देंगे मुझे, बिल्कुल विद इन अ सेकेंड आई मैं। चलो भाई बने रहो। अब इसी के साथ अगले प्रश्न को पढ़ो, आप लोग अगले प्रश्न को पढ़ो। हाँ भाई, तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान आपको बताना है। तात्कालिक मान की बात किस, तात्कालिक मान का मतलब क्या होता है? जो आप परिपथ में जो आप धारा देते हैं, ठीक है, उस धारा का मान। तो बिल्कुल सरल प्रश्न है और यहाँ पर तात्कालिक धारा का जो सूत्र होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, और ये भी न्यूमेरिकल में आता है, छोटे न्यूमेरिकल, तो छोटे न्यूमेरिकल्स में आता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बिना गलती किए हुए। हाँ भाई, बिना गलती किए हुए ध्यान रखना है। हाँ भाई, तो बिल्कुल मेरे को 1 सेकंड का समय देंगे, आप लोग बने रहेंगे क्लास में। हाँ भाई, तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अगर यहाँ पर जो है साई एम तथा परम ताप टी में संबंध आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये झाई इसको बोलते हैं, ये आपका जो है चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है समानुपाती होती है 1/T के, या फिर चुंबकीय प्रवृत्ति जो है समानुपाती होती है T के, या फिर चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब इससे रिलेटेड ये भी आता है कि ताप बढ़ाएं तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी या बढ़ेगी, है ना, या फिर ताप को कम करे तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी या बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाने पर वो लौह चुंबकीय से अनुचुंबकीय में कैसे जाएगा? तो इस तरह के प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है ए। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई आपको यहां पर बतानी है। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई, तो ध्यान रखना आवर्धन क्षमता नहीं पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो लंबाई क्या होती है? F0 + E होती है, आंसर डी आएगा। अगला प्रश्न है, एक चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। देखो अभी इस बार चुंबक को घुमाने के लिए किया गया कार्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर चुंबक को 90 डिग्री घुमाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? MB होगा, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे, कार्य आ जाएगा MB। अगला प्रश्न, चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन की तीव्रता M के बीच का संबंध आपको बताना है। B और M के बीच का संबंध, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण सूत्र है। तो यहां पर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, आंसर डी करेक्ट है, सूत्र ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न, LCR श्रेणी क्रम में परिपथ RLC में वोल्टता क्रमशः आपको दी गई है, VR, VL और VC। आरोपित AC स्रोत की वोल्टता क्या होगी? AC स्रोत की वोल्टता क्या होगी? तो AC स्रोत की वोल्टता होगी ऑप्शन नंबर बी। आपका फॉर्मूला सही है, वर्गमूल VR का स्क्वायर ब्रैकेट में VL - VC और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम बिहार बोर्ड की जब तैयारी कर रहे थे तो मैं बार बार बोल रही थी कि RL से परिपथ का जो है आप लोग याद रख लेना डेरिवेशन, लेकिन मैं सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी,
यूपी बोर्ड के बच्चों को बताना चाहूंगी कि आप लोग ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रख लो, क्योंकि यूपी बोर्ड की जब बात करें तो एलसीआर प्रतिपद से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, आप लोगों को डेरिवेशन नहीं न्यूमेरिकल आएगा। और क्योंकि यूपी बोर्ड का पेपर एनालिसिस मैंने सारा किया हुआ है, जिसकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को सारा करा दूंगी, सो डोंट वरी। और आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पर न्यूमेरिकल्स करने हैं, और खासकर इस टॉपिक में एलसीआर सर्किट से रिलेटेड, ठीक है। तो बिल्कुल इस सूत्र को भूलना नहीं। अगला प्रश्न, यदि एक आदर्श परिनालिका को इसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो इसके अक्ष पर छोर पर चुंबकीय प्रेरण क्या होगा, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण आप लोगों को बताना है, क्या होगा चुंबकीय प्रेरण का मान। यदि एक आदर्श परिनालिका को इसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए, ठीक है, ये आपकी परिनालिका है, क्या कहा जा रहा है, लंबाई के लंबवत आपको क्या कर दिया जाए, इसको छोर जो है काट दिया जाए, तो अक्ष पर मतलब यहां पर अक्ष की बात कर रहा है, छोर पर चुंबकीय प्रेरण क्या होगा। तो भाई यहां पर जो चुंबकीय प्रेरण है वो आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 म्यू नॉट, सॉरी 1/2, और ये आपका क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है उसका आधा हो जाएगा, म्यू नॉट NI, ठीक है। आधा काट रहे हैं, ये यहां पर जो है बिल्कुल लंबवत अगर काट दिया जाए तल से, तो यहां पर चुंबकीय प्रेरण भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आधा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहां पर अगला प्रश्न भाई, यहां पर एक करेक्शन कर लेंगे, यहां पर माइनस आएगा। अब ये नहीं कि माइनस मैम ने लगा दिया तो यही आंसर है, हाँ भाई वैसे मैं आपको बता ही देती हूँ। चलो, सामान्य संयोजन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यहाँ पर माइनस होता है सूत्र में, तो माइनस का ध्यान रखना है। म्यू नॉट वी नॉट की वैल्यू रखोगे तो चिन्ह सहित आपको रखना है। और न्यूमेरिकल में ये प्रश्न पूछ सकता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, डेरिवेशन में भी पूछ सकता है। तो दोनों के लिए आप लोगों को रेडी रहना है, हम प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, शीर्ष धारा I0 और वर्ग माध्य मूल धारा IRMS में संबंध हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो महत्तम धारा और IRMS का वैल्यू का यहाँ पर हमको जो है रिलेशन हमको बताना है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगी IRMS बराबर क्या होता है, I0 वर्गमूल 2, ये सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर IRMS इनटू क्या कर देंगे, वर्गमूल 2 बराबर क्या कर देंगे, I0, ठीक है, क्या कर देंगे, बराबर I0, दिख रहा है, चलो भाई दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कंफ्यूज नहीं होना, डी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, एसी परिपथ की औसत शक्ति क्या है। तो यहाँ पर औसत शक्ति का सूत्र बताना है, और ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र है। एसी परिपथ की औसत शक्ति का सूत्र होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जहां पर cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक, cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक। चलो भाई अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। पूर्ण चक्र पर औसत मान क्या होगा, 0। पूर्ण चक्र पर औसत मान क्या होता है, 0 होता है। आधे चक्र पर औसत मान की अगर बात करें तो 2/पाई I0 होता है। क्या होता है, आधे चक्र की अगर बात करें तो क्या होता है, आधे चक्र पर औसत मान 2/पाई I0, ठीक है। तो दोनों ही सूत्र आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, डेरिवेशन भी आ सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दो लेंसों की क्षमता P1 और P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता, तो भाई अगर उनको मिला दिया जाए तो उनके समतुल्य लेंस की क्षमता का सूत्र हो जाएगा आपका P1 + P2, ठीक है। अगला प्रश्न, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता बतानी है। देखो इसके पहले हमने लंबाई देखा था खगोलीय दूरदर्शी का, यहाँ पर आवर्धन क्षमता देख रहे हैं। और जब हम यहाँ पर आवर्धन क्षमता की बात कर रहे हैं तो F0/Fe, जब लंबाई की बात कर रहे थे तो F0 + Fe, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता होगी, आंसर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का शिखर मान अगर I0 दिया है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा IRMS बराबर महत्तम मान बटे वर्गमूल 2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला प्रश्न, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य सही संबंध क्या है। तो भाई ये तो आइंस्टीन का समीकरण E = mc², तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
चलो अगला प्रश्न है, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र। फिर समतल चालक की बात हो रही है, नजदीक में विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है, और नजदीक में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। देखो ये प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन हर बार आपका जो ऊपर का स्टेटमेंट है, सेंटेंस जो है, वाक्य, वो आपका अलग है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन होने का चांसेस है, जिसके लिए हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो अगला प्रश्न है ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम भाई देखो, म्यू बराबर कॉस आई पी, म्यू बराबर टेन आई पी, म्यू बराबर साइन आई पी, म्यू बराबर कॉट आई पी। आंसर होगा म्यू बराबर 10 आई पी, ठीक है। ब्रूस्टर का नियम कभी कभी इसका डेरिवेशन पूछ देता है, बट बहुत ही रेयरली पूछता है, बट फिर भी एक बार देख लेना जाने से पहले। बट हाँ, ये ऑब्जेक्टिव तो पूछ सकता है डेफिनेटली। हाँ भाई, तो न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र पूछ रहा है। न्यूनतम विचलन कोण का जो सूत्र होता है वो होता है आपका n-1a या फिर μ-1a, क्योंकि μ-1 इंटू a, क्योंकि हम अपवर्तनांकों को n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा क्या होगी? कब? देखो यहां पर जो है ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। कहां से ई से लंबवत रखे, मतलब निरक्षीय स्थिति की बात करी जा रही है, और इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य अगर हम मान ले, अगर क्या मान ले, स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान ले, ठीक है। तो स्थैतिक ऊर्जा का मान शून्य कब होगा? तो स्थैतिक ऊर्जा का मान अगर शून्य होगा तो उस परिस्थिति में आपको क्या बताना है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बतानी है। थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बतानी है आपको। अगर हम क्या कर रहे हैं, इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा को शून्य मान रहे हैं, तो ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में, ठीक है, देखो लंबवत के लिए शून्य मान रहे हैं, तो थीटा कोण की स्थिति में क्या होगी ऊर्जा, ये आपको बताना है। तो भाई लंबवत की स्थिति में, लंबवत की स्थिति में अगर क्या थी, लंबवत की स्थिति में अगर शून्य थी, लंबवत की स्थिति में क्या थी, अगर शून्य थी, तो थीटा कोण की स्थिति में, थीटा कोण की स्थिति में आपकी जो स्थैतिक ऊर्जा का सूत्र होगा वो Pe1 माइनस cos थीटा, cos थीटा। सिंपली आपको ये कार्य या ऊर्जा का सूत्र पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा थीटा कोण की स्थिति में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, चलो भाई यहाँ पे आंसर करेक्ट कर लेंगे, ये आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए वाले किसी चालक तार से प्रवाहित आई धारा। तो ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र b के समानांतर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल। हाँ भाई, तो ये आपका गतिमान तथा आवेश तथा चुंबकत्व से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, Q V क्रॉस B हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब महत्तम बल की बात कर रहे हैं, तो Q V B साइन थीटा, मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री एक, तो यहाँ पर बल का मान क्या आ जाएगा, Q V B। अब यहाँ पर जो है आवेश Q को इलेक्ट्रॉन बताया गया है, तो यहाँ पर आवेश की जगह में क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। बताओ भाई क्या रख दिया गया, आवेश की जगह में F बराबर EVB, है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, घूम जाओगे, थोड़ा सा चेंज कर दिया, घूम जाओगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाना। कहाँ जाना? बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान आपको बताना है, विभव का मान बताना है, बिल्कुल। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चुंबकीय विभव का सूत्र, ठीक है। और अगला प्रश्न है, तरंग का कलांतर अगर फाई तथा पथांतर क्या है, डेल्टा एक्स है, तो इनके बीच का संबंध क्या होगा, फाई और डेल्टा एक्स है, तो इनके बीच का संबंध क्या होगा, कलांतर और पथांतर के बीच का संबंध क्या होगा। तो आपको बता देते हैं कलांतर और पथांतर, तो पथांतर डेल्टा एक्स बराबर आपका हो जाएगा क्या, पथांतर एक्स बराबर लैम्डा बटे 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका फाई, ये आपका रिलेशन हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यहां पर आपको क्या पूछा गया है, कार्यफलन फाई दिया गया है, आवृत्ति न्यू दिया गया है, अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई दी गई है और इनका संबंध पूछा गया है। सिंपली है आइंस्टीन का समीकरण आपको पूछा गया है। आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा और कार्यफलन। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखो भाई। अब अगला प्रश्न, तो अब प्रश्न खत्म हो चुके हैं क्योंकि मैंने सारा फॉर्मूला आपको जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूरा रिवाइज करा दिया, याद करा दिया, कंप्लीट रिवीजन एक ही वीडियो में करा दिया। बट उसके बावजूद मैं आपके लिए लेकर के आई हूं चैप्टर वाइज एकदम क्विक ग्लिम्स हम देखेंगे, मतलब फटाफट से हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला आप देख सकते हो, Q बराबर N ही हम क्वांटीकरण का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसके बाद कूलाम के नियम के लिए बल का सूत्र हम देख रहे हैं और ये आपका जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल के साथ रिलेशन है। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण, और इसके बाद हम फाई का सूत्र पढ़ते हैं, है ना। तो क्षेत्र की तीव्रता और सरफेस के बीच, सतह के बीच, एरिया के बीच का संबंध। फिर हम पढ़ते हैं क्या, गॉस का नियम Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद जो है हम विभव का पढ़ते हैं, विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पर जो है विभव का सूत्र हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है हम विभव के लिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति भी पढ़ते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में तो विभव का मान 0 होता है, अक्षीय स्थिति में आपका ये फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विभव प्रवणता का, जो हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये प्रश्न किया हुआ है। फिर हम स्थितिज ऊर्जा या फिर कार्य की गणना करते हैं आवेशों के लिए, जहां पर हमको स्थितिज ऊर्जा या कार्य का सूत्र मिलता है। और इसके बाद हम जब करते हैं गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग, तो वहां पर हमें ये क्वेश्चन भी हमने किया लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इसके बाद जो है गॉस के नियम का जो तीसरा अनुप्रयोग है, जो 3 केसेस भीतर, बाहर और सतह पर। तो भीतर 0 होगा, बाहर क्या होगा आपका, बाहर आपका KQ बटे R का वर्ग होगा, और आपका सतह पर भी क्या होगा, सतह पर जो है कैपिटल R त्रिज्या के साथ आपका KQ बटे R का वर्ग होगा। और भीतर में क्या होगा, तो भीतर में 0 होगा। और समतल चादर की बात करें तो समतल चादर के लिए जो है 2 तरह के फॉर्मूले होंगे। एक समतल चादर के अंदर होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और समतल चादर के पास में क्या होता है, तो यहाँ पर समतल चादर के पास में सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ये सूत्र भी हमने देख लिया। ये हमारा जो है त्रिज्या के रूप में किसी चालक गोले के लिए धारिता का सूत्र 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। इसके बाद जो है समानांतर प्लेट संधारित्र जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर धारिता के लिए सूत्र एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हमने पढ़ा। और ये आपका जो है श्रेणी क्रम में, और ये आपका जो है समानांतर क्रम में धारिता के लिए सूत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनको भी ध्यान में रखना है। और इसके बाद अगला है आपका संचित ऊर्जा धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो भाई संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जाता है। कभी कभी ऊर्जा हानि के बारे में भी पूछा जाता है, कभी कभी ऊर्जा घनत्व के बारे में 1 बटे एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो याद रखना है, अगर मान लो कि यहाँ पर जो है 2 संधारित्र हैं, ठीक है, उसके लिए अगर आपको तुल्य विभव निकालना है तो उसके लिए आपका सूत्र, ठीक है, तो ये सूत्र वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये सूत्र भी आप छोड़ दो। इसके अलावा अगर मान लो कि 2 प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत भर दिए, ठीक है, तो वहां पर आपका जो है उसके लिए ये आपके सूत्र हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है, तो इसको स्टार मार्क लगा लो। इसका डेरिवेशन भी आता है आपका 5 नंबर का। ठीक है, T मोटाई का अगर परावैद्युत रख दिया गया है, K परावैद्युतांक का और T मोटाई का, उसके लिए धारिता का सूत्र। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। तो अगले अध्याय में धारा का सूत्र, ठीक है, धारा के जगह ये NE रख देते हैं, आवेश का मान, ये भी आपको पूछता है। ओम का नियम, फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अनुगमन वेग के बारे में, धारा घनत्व के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। और प्रतिरोध का ये जो सूत्र है आपका अनुगमन वेग की सहायता से जो हम डेरिवेशन करते हैं, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पर ये जो बीच का हिस्सा है रो बराबर आपका क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो, रो बराबर ये MNE का वर्ग, M बटे NE का वर्ग टाउ, ये आपका प्रतिरोधकता का मान है। इसके बाद प्रतिरोधकता के बारे में भी आप लिख सकते हो। देखो भाई, जो अभी मैंने बताया वो लिख दिया है अगले स्टेप में। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है चालकता का सूत्र लिखा गया है, सिग्मा बराबर 1 बटे
रो या 1/r, ये विशिष्ट चालकता का सूत्र है विशिष्ट प्रतिरोधकता के रूप में, और विशिष्ट प्रतिरोधकता के रूप में लिखा है, जैसे हम प्रतिरोध के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा ये आपका धारा घनत्व का सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, और धारा घनत्व का सूत्र, और ये आपका जो है विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के बीच का रिलेशन जो ओम का नियम भी आपका देता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गतिशीलता का सूत्र, इसके रिलेटेड हम लोगों ने भी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। वीडी का मान यहाँ पर ई टाउ बाई, हाँ यहाँ पर वीडी का मान रख दिया गया है, तो अगर वीडी का मान रख दिया जाएगा, ठीक है, वीडी का मान अगर रख दिया जाएगा ई टाउ ई बटे एम, एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था ना, वीडी बराबर ई टाउ ई बटे एम। ठीक है, तो यहाँ पर ई और ई कैंसिल हो गया और ई टाउ बाई एम आ गया, तो इस रूप में भी गतिशीलता का सूत्र आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ताप पर निर्भरता, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोधकता और उसकी ताप पर निर्भरता, जिस जो प्रतिरोध के लिए भी हम लिखते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक भी इंपॉर्टेंट है, और प्रतिरोधकता ताप गुणांक के बाद प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन, सारे फॉर्मूला हमने रिवाइज कर लिए काफी सारा, और कुछ जो बचा है वो भी कर लेंगे। शक्ति का सूत्र 3 तरीके से हम लिखते हैं, और उसके बाद हम विद्युत वाहक बल का सूत्र लिखते हैं, और विद्युत वाहक बल के ये रिलेशंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आगे, ठीक है, इसके बाद आगे जब विद्युत वाहक बल के ये जब सूत्र लिखते हो, तो ये विद्युत वाहक ये सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का आपका रिलेशन हो जाएगा, और ये बिल्कुल एन सेलों के लिए आप किस तरह से धारा का मान आप ज्ञात करोगे उसके लिए सूत्र हो जाएगा आपका। अब 17वें के बाद ये 18वां करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत का जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ये सूत्र उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं वैसे सारे सूत्र ले आई हूं। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। इसके बाद जो है किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज और किरचॉफ के 2 नियम आपका। ठीक है, बीजगणितीय योग क्या होता है, धारा और विभव का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज सेतु के लिए सूत्र, ये भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किया, P/Q बराबर R/S। और उसके बाद मीटर सेतु के लिए S बराबर 100 - L बटे L × R, तो ये सूत्र भी मीटर सेतु का इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी पूछता है, इसका न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो ये सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 23वां और 24वां सूत्र है आपका किसका, विभव मापी का। इसके रिलेटेड भी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न किया ना। ठीक है, तो वहां पर रिलेशन पूछा था। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी हमने रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद हम चौथे अध्याय में बायो-सैवर्ट के नियम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र में आ जाते हैं, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ते हैं अक्ष पर। ठीक है, अक्ष के बाद हम पढ़ते हैं कहां पर, बिल्कुल केंद्र पर, केंद्र पर भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ सीधे लंबे धारावाही चालक के लिए भी पढ़ते हैं। राइट, तो ये आपका लंबे धारावाही चालक का है, और यहाँ पर अगर x का मान अगर 0 रख दोगे तो केंद्र पर फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। इसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम है ना, रेखीय समाकलन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन μ0I होता है। इसके बाद लॉरेंज बल का सूत्र है विद्युत और चुंबकीय दोनों ही क्षेत्र के लिए, और यहाँ पर इसके बाद जो है बल का सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र है, बल का सूत्र है एकांक लंबाई के लिए बल का सूत्र। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमने ऑब्जेक्टिव में भी किया। इसका डेरिवेशन 5 नंबर का, 3 नंबर का पूछेगा, तो जितने नंबर का पूछेगा उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर टाउ का सूत्र पूछ रहा है, तो बिल्कुल हम यहाँ पर जो है कहाँ पर आ जाते हैं, गैल्वेनोमीटर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो चल कुंडली धारा मापी और निलंबित कुंडली धारा मापी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब ये सूत्र, ये भी बल का ही सूत्र है, साइन थीटा के रूप में अभी एक प्रश्न किया था जहां पे हम लोगों ने BEV आंसर किया था, बिल्कुल वही रिलेटेड सूत्र है। हम फटाफट क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, बिल्कुल ओवरव्यू दिखाते, मैं फटाफट से स्क्रीनशॉट दिखाते हुए आपको आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि सारा हमने कर लिया है, और भी फटाफट से कर लेते हैं। अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का विद्युत वाहक बल बराबर d∅dt। ठीक है, d∅ थी, और ये सूत्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, फाई बराबर LI, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये विद्युत वाहक बल का सूत्र आपका एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल बराबर -L di/dt, ये हम प्रत्यावर्ती धारा में आ गए। ठीक है, तो ये सूत्र भी आपका पूछता है, वैसे चुंबकीय प्रेरण से संबंधित ही है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है स्वप्रेरकत्व का, और स्वप्रेरकत्व के बाद जो है अन्योन्य प्रेरकत्व के रूप में सूत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अन्योन्य प्रेरकत्व के रूप में। ठीक है, उसके बाद ये जो सूत्र है आपका गैल्वेनोमीटर का, शंट जब हम जोड़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, शंट रेजिस्टेंस जब हम जोड़ते हैं। अब ये जो सूत्र है R बराबर mv/qb,
ठीक है। तो ये किसका सूत्र है, तो बिल्कुल ये जो मतलब गतिमान आवेश जब वृत्ताकार पथ में गति करता है तो वहां पर अगर उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए यह सूत्र है, और ये वहां पर उसका वेग ज्ञात करना हो, सॉरी आवृत्ति ज्ञात करनी हो तो आवृत्ति ज्ञात करने के लिए q/2πm, ये आपका सूत्र हो गया। ये स्वप्रेरकत्व के लिए आपका सूत्र है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंड ये आपका विद्युत वाहक बल का सूत्र है ना। अब ये जो है संचित ऊर्जा का सूत्र है स्वप्रेरकत्व में। अब ये महत्वपूर्ण सूत्र है U = ½ Li², संचित ऊर्जा स्वप्रेरकत्व में। ठीक है, चलो अगला हम विद्युत चुंबकीय यहाँ पर हम जो है कहां पर तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंग में पहुंच गए हैं, जहां मैक्सवेल के 4 समीकरण सीधा सीधा आपको सही जोड़ी मिलाओ दे सकता है, सीधा सीधा सही जोड़ी मिलाओ। ठीक है, तो आपको चारों सूत्र लिखे गए हैं। ये आपका गॉस के नियम के अनुसार है, ये आपका गॉस का नियम मैग्नेटिज्म के लिए, ये आपका फेराडे का नियम हो गया, ये एम्पियर का परिपथीय नियम जहां पर जो है चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों को इंक्लूड किया गया है। I = चालन धारा प्लस विस्थापन धारा, ये भी आपका प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद आपको जो है प्रकाश के वेग का सूत्र वायु या निर्वात में दिया गया है। उसके बाद वेग का सूत्र दिया गया है किसी माध्यम में 1/वर्गमूल म्यू ई। तो ये दोनों फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में भी आते हैं, तो बिल्कुल याद रखने हैं। किरण प्रकाशिकी में हम पहुंच चुके हैं। ये आपका जो है दर्पण सूत्र, दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता है ना। और इसके बाद हम आ जाते हैं कहां, अपवर्तन में। अपवर्तनांक का सूत्र है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और ये जो है आपका न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण के रूप में सूत्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। और इसके बाद अगला सूत्र आपका जो है दो पतले लेंसों के संयोजन के लिए हम इस तरह का एक डेरिवेशन करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और यहाँ पर जो है हम फोकस दूरी का सूत्र निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेंसों के संयोजन में फोकस दूरी जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो है दो से अधिक, एक या एक से अधिक, मतलब दो से अधिक लेंस अगर हो तो वहां पर उनकी जो है समतुल्य फोकस दूरी अगर ज्ञात करनी हो तो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर सूत्र है आवर्धन क्षमता के, तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता जो है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र दिया है, फिर ब्रूस्टर का नियम का सूत्र दिया है। ठीक है, ब्रूस्टर के नियम के सूत्र के बाद ये है आपकी तीव्रता का सूत्र। तीव्रता मतलब कि आप आ गए कहां, तरंग प्रकाशिकी में, कहां आ गए, तरंग प्रकाशिकी में। और इसके बाद आपको दिया है क्या, फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, प्रकाशिकी क्या देख रहे हैं हम, फ्रिंज चौड़ाई हम देख रहे हैं। ठीक है, जो काम का नहीं है उसको मैं छोड़ दे रही हूं। यहां पर जो है महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है जहां पर ए और बी क्या है, दो तरंगों के आयाम हैं। ठीक है, क्या है, दो तरंगों के आयाम हैं। अब इसके बाद हम आ गए हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव में, जहां पर फोटोन की ऊर्जा का सूत्र हम देख रहे हैं। फोटोन की ऊर्जा के बाद हम देख रहे हैं कार्यफलन का, गतिज ऊर्जा का, और गतिज ऊर्जा के रूप में जो है EV0 के रूप में गतिज ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में गतिज ऊर्जा का सूत्र, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, अलग अलग रूपों में हम देख रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक बात, चलो भाई, अब इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है, तो इतने सारे सूत्र जो है ना करने के बजाय, याद ना करने के बजाय आप सिंपली जो है सबसे ज्यादा याद ये अर्ध आयु और जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वाला जो टॉपिक है उसके लिए ये जो फॉर्मूला हम काफी बार न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, इसको आप याद रख लो। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूं, और इसके बाद ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है ज्यादातर। आपका हाइड्रोजन का जो आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं वहां पर हम जो है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, विभिन्न चीजों के लिए जो है निकालते हैं। और यहाँ पर जो है परमाणु की त्रिज्या के लिए जो है इस तरीके से ये वाला सूत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लो। यहाँ पर जो है E = Δmc², ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सूत्र इंपॉर्टेंट है अर्ध आयु का, और बिल्कुल ये आपके सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। और इसके बाद आखिरी आपका अर्धचालक से संबंधित, तो ये आपका जो है निज अर्धचालक के लिए है, किसके लिए है, निज अर्धचालक के लिए है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और होल्स की संख्या बराबर होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम, होल की संख्या ज्यादा, किसके लिए होता है, तो पी टाइप के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा, होल्स की संख्या कम, किसके लिए होता है, एन टाइप के लिए होता है। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, होल्स की संख्या और जो है
मतलब कि यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर निज अर्धचालक के लिए इस तरीके से रिलेशन होता है। तो ये सूत्र वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी ये सूत्र भी है जो हम अनुगमन वेग में धारा के रूप में पढ़ते हैं, जो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स दोनों के लिए भी हम अर्धचालक में पढ़ते हैं। तो अर्धचालक में जो धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है, तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज जो है मैंने आप लोगों को वन वीडियो में रिवाइज करवा दिया है और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अब फॉर्मूला के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। आगे भी मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आऊंगी जिसमें आप लोगों को कंप्लीट फिजिक्स के सिलेबस रिवाइज करवा दूंगी। तो बिल्कुल जुड़े रहना है हमारे साथ, बने रहना है हमारे साथ। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, बेल आइकॉन भी जरूर हिट करेंगे। और इसी के साथ कहना चाहूंगी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर पे भी टाइम पे आ जाएंगे, सभी दोस्तों के साथ आ जाएंगे और तब तक के लिए बाय बच्चों।